स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और कार्यक्रम शुरू हो गया है आपका अपना फेवरेट सेहत सही लाभ करें। एक ऐसा शो जहां आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज हमारा विषय भी बहुत खास है। आज हमारा विषय है एक ऐसा महत्वपूर्ण पल जहां आपकी थकान खुशियों में बदल जाती है, जहां आपके आंसू मुस्कान में बदल जाते हैं, जहां एक जीवन के आने से आपकी पूरी जिंदगी की रिदम बदल जाती है। दोस्तों, एक ऐसा पल जहां खामोशी भी किलकारियों में गूंज उठती है। अगर आपने भी अपने घर में किसी ऐसे मेहमान का स्वागत किया है तो बधाई हो दोस्तों, ये एपिसोड आपके लिए बना है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम पीरियड के बारे में, जिसे हम चाइल्ड केयर के नाम से भी जानते हैं, जिसके लिए आज हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर पायल शर्मा, जिनको करीब 8 साल का मेडिकल फील्ड में अनुभव भी है। वे गायनेकोलॉजिस्ट है और बच्चों की देखभाल के बारे में हमें आज महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हैं। मैं प्रोग्राम के दौरान उनका स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर पायल, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। हेलो याशिका मैम, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर पायल। मैं मंगलायतन आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और गायने एंड ऑब्स डिपार्टमेंट में मैं कंसल्टेंट भी हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी चाइल्ड केयर के बारे में। जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं वो एक माँ के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट होते हैं। उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, वहीं बच्चे के लिए भी जिसने जन्म लिया है उसके लिए सब कुछ नया नया होता है। तो उस दौरान उस बच्चे की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, साथ ही उसको पहनाना कैसे चाहिए, उसको उड़ाना क्या चाहिए, उसको सुलाना कैसे चाहिए, उसको खिलाना कैसे चाहिए, नहलाना कैसे चाहिए, उस सब के बारे में बताएं। जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे प्रॉपर केयर नहीं होती तो निमोनाइटिस वगैरह के जो चांसेस होते हैं, अगर वो बढ़ने लग जाते हैं तो वो पूरा टाइम बच्चे को परेशान करते हैं। और रही बात नहलाने की, सुलाने की, खिलाने की और पहनाने की, तो कॉटन की जो आपने एक लेयर पहनी हुई है उससे एक एक्स्ट्रा ही रखनी है। अगर आपने 3 लेयर पहनी तो बच्चे को 4 लेयर रखना है। एक लेयर आपसे हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा बच्चे का। फिर रहा बात आपका नहलाने का, तो नहलाने के टाइम पे आपको ये है कि ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, बहुत कोल्ड नहीं होना चाहिए। वो ल्यूकवार्म ही होना चाहिए, बिल्कुल कोसा जिसे कहते हैं, जिसे आम भाषा में गुनगुना। हाँ, गुनगुना कहते हैं, कोसा से कहते हैं। तो वैसा ही वो लेना है। और ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स या कोई शैम्पू या फिर उसका हेड वॉश आप शैम्पू से करेंगे। एक परत जमती है बच्चे के बालों में स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स में, वो अपने आप धीरे धीरे चला जाता है। उसके लिए आपको उसको वहाँ रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती है स्किन के ऊपर, वो धीरे धीरे अपने आप टाइम से खत्म हो जाता है। तो आपको बहुत गुनगुने पानी से ही अगर आप कराएंगे स्नान तो भी चलेगा। अदरवाइज आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे त्रिफला है, अगर आप त्रिफला को पानी में उबाल के अगर उसको नहलाएंगे बच्चे से तो स्किन की बीमारियां भी नहीं होती हैं बच्चे को जी। और जो इधर पौधे लगते हैं, आरकबत के पेड़ लगे होते हैं, पीले पीले फूल आते हैं उस पे, तो उसकी जड़ या उसकी जो छाल है उससे भी आप बच्चे को अगर उबाल के नहलाएंगे उस पानी से तो भी बच्चे को स्किन के डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। जो बच्चे को घमौरियाँ, रैशेस होते हैं ना सर्दी वाले कपड़े पहनने से, तो वो सब भी नहीं होता। और हमेशा कॉटन की लेयर एक नीचे होना चाहिए। उसके बाद आप ऊपर से अपना वार्म लेयर्स हो गया, इनर हो गया, ये सब आप ऊपर पहना सकते हैं। वहीं मैंने एक जगह देखा था कि जो गार्जियंस होते हैं, जो ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड नानी वगैरह होती हैं, वो बच्चे के जो निपल्स होते हैं उसको दबाने की कोशिश करती हैं, स्पेशली जो मेल बेबी होता है उनका, ताकि वो कहते हैं कि उसमें से दूध निकल जाए या जो भी होता है। उस समय कुछ मैंने साइड इफेक्ट्स भी उसके देखे हैं कि बच्चे के उस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है या उस पूरी तरह वो डैमेज हो जाता है। आप एज ए डॉक्टर क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या करना चाहिए, या जो हमारे गार्जियंस बोलते हैं, जो हमारे ग्रैंड माँ बोलते हैं, वो ठीक बोलते हैं? नहीं, ना निपल्स प्रेस करने हैं, और अगर मेल बेबी है तो आप कुछ ना करें। दूसरी चीज़ ये, जो हमारा पीनस होता है तो काफ़ी जगह में ये होता है कि पीनस की स्किन को खुद ही वो लोग पीछे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है और फिर वो सुसु जब करेगा, यूरिन पास करेगा तो उसको जलन होएगी, वो बच्चा फिर रोएगा। आपको तब भी डॉक्टर के पास जाना है। उसके लिए डॉक्टर्स अपने आप सर्जरी के लिए आपको एडवाइस कर देंगे। और तीसरी चीज़ ये, जो जब फीमेल पैदा होती है तो हल्का सा कभी कभी डिस्चार्ज आता है, रेडिश डिस्चार्ज आता है उसके ऊपर वेजाइनम से, वेजाइना के पार्ट से, तो वो दैट इज़ टोटली नॉर्मल, वो अपने आप चला जाता है। हफ्ते 10 दिन बाद वो चला जाता है। अगर वो उसके बाद भी नहीं जा रहा है तो वो एक कंसर्न का है चीज़, अदरवाइज आप उसको टोटली इग्नोर करें। जी मैम, ये तो बहुत ही खास जानकारी दी आपने। वहीं हम ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चे को अगर फीडिंग की बात करें तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार फीडिंग कराना चाहिए और कितना टाइम ड्यूरेशन के गैप में कराना चाहिए, साथ ही अगर माँ को दूध नहीं आता है उस केस में हमें क्या करना चाहिए?
बच्चे को 2 से 3 घंटे में फीड करवाना ही करवाना है। डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ रहती है यहाँ पे। जितना बच्चा फ्रीक्वेंटली सब करता है ब्रेस्ट को, तो मिल्क उतना ज़्यादा इजैकुलेट होता है, वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ रहती है। अगेन जिसके ब्रेस्ट मिल्क ही कम आ रहा है, तो उसको ये डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ें बढ़वा देनी चाहिए। तो बिना कोई मेडिसिन यूज़ करे जब बच्चा सक करेगा, तो ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा हमारे माइंड में, ब्रेन से, तो वो अपने आप उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, सेक्रेशंस को बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेस्ट सक करने का। दूसरी चीज़ है कि लैच, बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट को फोल्ड कर पा रहा है, लैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर वो लैच नहीं करेगा प्रॉपर, तो वो प्रॉपर फीड नहीं ले पाएगा। तीसरी चीज़ ये कि मदर का डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। जैसे मदर को लिक्विड्स आप ज़्यादा दें, फ्रूट्स आप ज़्यादा खिलाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा दें, रादर देन कि वो सिर्फ रोटी ज़्यादा ले, कार्ब ज़्यादा ले, उसकी बजाय उसको फाइबर्स और लिक्विड डाइट पे ज़्यादा उसको रखा जाए, ताकि वो इंटेक उसका पूरा हो और अल्टीमेटली ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बढ़ जाए। हाँ। और उसके बाद हमारा आयुर्वेद में हम शतावरी देते हैं, बट वो भी अगेन सबको नहीं दे सकते हैं, तो डिपेंड करता है किसको देने की नीड है और किसको नहीं है। तो आप शतावरी हो गया, मेथी हो गया, अगर आप मेथी घर में शुरू कर देंगे, पानी में भिगो के उसका पानी भिगो दिया, उसका पानी पीना बॉईल करके, या फिर जीरा हो गया, जीरा आप थोड़ा सा बढ़ा दो इनटेक खाने में, तो वो उससे भी सप्लाई थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट वही चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारे चीज़ें आती हैं। और कितनी ड्यूरेशन में? 2-2 घंटे में फीड रहता है पहले 3 महीने से 6 महीने तक। हर 2 आवर्स में बच्चा फीड मांगता है, वो खुद ही उसको। ओके मैम, वहीं हम बच्चे के वेट की बात करें तो अक्सर ये चिंता रहती है कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है या नहीं, ये हमें कैसे चेक करना चाहिए और हमें कब चिंता करनी चाहिए कि बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, वो हमारे को टेंशन कब होनी चाहिए? बच्चे का वेट पहले 10 से 15 दिन में, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसके 10 से 15 दिन में उसका वेट 10% कम होता है। उसके बाद वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 3 मंथ्स में बच्चे का वेट जो है वो डबल हो जाता है। और ऐसे करते करते हम देखते हैं तो प्रॉपर 1 ईयर पे जब बच्चे का फर्स्ट बर्थडे आता है, तो वो जब पैदा हुआ था, अगर उसका 3 किलो वेट था, तो वो 3 गुना उसका बढ़ना चाहिए वेट। ओके। तो दैट मीन्स कि वो 9 किलो के समथिंग का फर्स्ट बर्थडे पे होना चाहिए। तो अगर ऐसे स्पीड आपकी बढ़ रही है वेट की, तो चीज़ें एक्यूरेट हैं। सेकेंड और थर्ड ईयर में बच्चे का वेट थोड़ा सा बढ़ना कम हो जाता है, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और अदर देन वो डाइट पे फोकस नहीं करता है। फर्स्ट ईयर में तो ये कि उसको चलना सीखना है, घुटनों से चलना सीखना है, तो वो डाइट भी लेता है पर बाकी चीज़ें भी मैनेज करता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो चीज़ें और इम्पैक्ट कर जाती हैं उसकी डाइट के ऊपर, तो वेट सेकंड थर्ड ईयर में कम बढ़ता है। दूसरी चीज़ ये, अगर बच्चा बीमार नहीं हो रहा है, इम्यूनिटी ठीक है उसकी, तो आपको ज़्यादा बच्चे के वेट के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, बशर्ते बच्चा माल नरिश्ड या अंडर नरिश्ड या अंडर वेट ना हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हमें वेट ऐसे टेंशन लेनी चाहिए। हाँ, बच्चा अगर एक्टिव है, प्लेफुल है, तो छोड़ दो। ओके मैम, वहीं अगर हम बात करें माँ के बारे में, तो डिलीवरी के बाद माँ के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो नॉर्मल कब तक हो पाते हैं? जैसे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो गया या फिर आपके हार्मोनल चेंजेस हो गए, मूड स्विंग्स हो गए, ये सब चीज़ें नॉर्मल कब हो पाती हैं और कब हमें फिर डॉक्टर को एक बार दोबारा दिखाना चाहिए? पहले जो चेंजेस होते हैं 1.5 महीने में, आपका जो यूट्रस जो ऊपर तक गया होता है वो धीरे धीरे वापस आता है अपनी स्पेस पे। जबकि बच्चादानी होती है वो 1.5 महीने में वापस आती है, तो इतना टाइम तो उसको लग जाता है। पर जो चीज़ें उसके अंदर चेंज हुई होती हैं उनको पूरा प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आने में, जैसे प्रेगनेंसी नहीं थी उस स्टेट में आने में उसको 6 महीने तक लग जाते हैं माँ को। इसीलिए मैटरनिटी भी मतलब 6 महीने का दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि हार्मोन्स जो है बहुत अप एंड डाउन होते हैं, तो उनको बैलेंस करना, इमोशनल चीज़ें बहुत सफ़र कर रही होती है वो, क्योंकि नई एकदम से बेबी उसकी लाइफ में आया होता है, तो उसको मैनेज करना, फिर बाकी घर की चीज़ें मैनेज करना, तो वो धीरे धीरे पीपीडी की तरफ जाती है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरफ जाती है। बट वो कॉम्बैक्ट आप कर सकते हो अगर आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स अगर थोड़ा सा, जैसे कभी माँ परेशान है तो बच्चे को ले लिया ताकि वो थोड़ा सा फ्री टाइम अपना स्पेंड कर पाए, तो उससे भी थोड़ा सा माँ को आराम मिलता है। ऐसा नहीं होता ना कई बार कि सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा डिलीवर हुआ है और वो बेचारी पूरी रात लेके बैठी हुई है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, या कोई 3-4 दिन से चल रहा है, तो उसको बैक पेन में रिजल्ट करेगा ही करेगा अल्टीमेटली। बट उस टाइम पे कोई और उसको पकड़ ले, बच्चे को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, माँ को सपोर्ट पहुंचे, तो फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन के चांसेस रिलेटिव्स और फैमिली की वजह से ही कम होते हैं, अदरवाइज वो बढ़ते ही हैं। मैम जैसे आपने कहा डिप्रेशन में भी आ सकती है मदर, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? मतलब फैमिली को कैसे पता लगेगा कि अब लेवल से ऊपर डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, साथ ही वो मेंटली अगर नहीं स्टेबल हो पा रही है, तो उस समय फैमिली को किस तरह से उसको चीयर्स करना चाहिए? सबसे पहली बात तो कि बच्चे को थोड़ा सा आप खुद भी और रिलेटिव या फैमिली
या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं, वो थोड़ा सा बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। ओके। मदर बहुत चिड़चिड़ी होने लग जाती है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता ना, मे बी हो सकता है कि उसकी एपिटाइट भूख भी कम हो जाए। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हमें देख के ही समझ में आ जाता है कि मतलब माँ जो है वो डिप्रेशन में जा रही है। तो वो प्री मॉनिटरी सिम्टम्स होते हैं, आपको दिख जाता है स्टार्टिंग के ही कि हाँ ये सिम्टम्स हो रहे हैं। तो अगर आपने उसको वहीं पे अरेस्ट नहीं करा, रोका नहीं, तो वो चीज़ें आगे बढ़ के बहुत सीवियर फॉर्म में ले लेती हैं अपना रूप ना। तो पहले ही कोशिश करें कि उसी टाइम पे आप जब मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो वहीं पे आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होने का कोशिश करें। ओके मैम, वही इसी के साथ मैम ये भी बताएं कि बच्चे के जो 3 महीने होते हैं स्टार्टिंग के, उस समय हमें कौन कौन सी वैक्सीनेशन बच्चे को लगवानी चाहिए, साथ ही क्या उन वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलता है? वैक्सीनेशंस जो है स्टार्टिंग में जो भारत सरकार उन्होंने हमें एक चार्ट दिया हुआ है, वैक्सीनेशन का स्केड्यूल बताया हुआ है। तो वो स्केड्यूल जो है सबको ही फॉलो करना है। इवन इतना वो मैंडेटरी है कि सरकार की तरफ से वो वैक्सीन फ्री में ही लगाई जाती हैं। ओके। वही सेम प्राइसेस अगर आप प्राइवेट सेक्टर में लगवाएंगे जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो दैट में रेंज 1500 से 2000 तक का उसका रेंज होता है कॉस्टिंग। तो अगर वो चीज़ आपको सरकार फ्री में लगा रही है तो मुझे लगता है कि वो मैंडेटरी है, इसलिए वो अपना इतना बजट एक्सपैंड करके चलती है। दूसरी चीज़ है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो टीके लगने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको उसी हॉस्पिटल में नहीं लगवाने तो अपने आसपास कहीं लगवाने का पूरा पहले इंतजाम होना चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, उसका वैक्सीन अगर आप लगवाएंगे तो एक कवर रहेगा बॉडी में। हो सकता है कि अगर आप जब वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा तो उतना ज्यादा वो सिवियर ना हो, इफेक्टिव ना हो। अगर वैक्सीन लगा होगा तो उसकी इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिक कम हो जाती है। फिर हमारा पोलियो, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पोलियो पहले बहुत ज्यादा होता था बट अब नहीं होता है, क्योंकि पोलियो प्रोग्राम्स इतने चल रहे हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम चला था इंडिया में, और फिर वैक्सीनेशंस भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ओपीवी भी है, ड्रॉप में दो, आप आईपीवी लगाओ, इंजेक्शन इंजेक्टेबल फॉर्म में लगाओ, बट वो मैंडेटरी है, लगाना ही लगाना है। उसके बाद हमारा आता है पेंटा, जो हमारे डिप्थीरिया, गलघोटू जिसे बोलते हैं, MMR वगैरह। ये सब सारी वैक्सीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है। तो आप लगवाएंगे तो बच्चा पूरा फ्री रहता है इन चीज़ों से। जैसे BCG का जो टीका है, सबके कंधों पे निशान होता है राइट हैंड पे, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो टीबी से आपका बचाव करता है। अगर वो नहीं लगा होगा तो कहीं ना कहीं जब टीबी अटैक करेगा आपको तो सिवियरिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और मैम क्या उनकी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है जब पेंटा लगता है, वो थाइस पे लगता है बच्चों के, तो वो थोड़ा सा बस ये कि पेन होगा, स्वेलिंग होगा, तो उसके लिए भी वो तरीके बता के भेजते हैं आपको। या तो कोई ऑइंटमेंट लगा लें, थ्रोम्बोफॉब लगा लें, जैसे अगर गर्मियाँ हैं तो बर्फ की सिकाई कर लें, बस यही है। उसके अलावा अगर फीवर आ रहा है माइल्ड तो वो चलता है ना, उसको कुछ मेजर प्रॉब्लम वाला कोई ऐसा मेजर केस कभी देखा ही नहीं है। मतलब जो इंडिया का सर्वे हुआ था उसमें कभी कोई मेजर केस आया ही नहीं है। हाँ, इन वैक्सीन को अवॉइड करने के बाद जरूर मेजर केसेस देखे गए हैं, जो जब बहुत ज्यादा शुरू करा है दोबारा से अभियान चलाए हैं सारे वैक्सीन के, तो ये केसेस कम हो गए हैं। ठीक है। वही मैम, जो हमारी नई नई मदर्स हैं जो अभी अभी बनी हैं, तो उनको नहीं समझ में आता बच्चे के रोने की वजह क्या है, क्योंकि बच्चा खुद तो नहीं बोल सकता। तो हमें कैसे पता लगेगा बच्चा भूख के लिए रो रहा है, बच्चे ने पॉटी कर लिया इसलिए रो रहा है? तो रोने की आवाज से उसको कैसे पहचाने? रोने की आवाज से तो कोई नहीं ऐसे बता पाता, बट ये है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों में मतलब माँ को अलर्ट हो जाती है। वो एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसके बाद माँ का पूरा माइंड ही पूरा वहाँ चला जाता है। वो और चीज़ें से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है मीनवाइल कुछ टाइम के लिए तो स्पेशली। तो उसको पूरा अलर्ट मोड पे रहना होता है कि हाँ अब 2 घंटे हो गए तो बच्चे ने फीड चाहिए होगा, तो वो इसलिए रो रहा है, या फिर उसने पॉटी कर लिया है तो वो फिर दोबारा से अगेन। अगर बच्चा फीड के बाद भी चुप नहीं हो रहा तो आप पहले डायपर उसका चेक करो, या फिर उसने अगर डायपर नहीं लगाया, लंगोट लगा हुआ है तो वो गीला हो गया, आपको वेट नैपी दिख जाता है आपको ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाता है। या फिर अगर उसको लग रहा है पेट में दर्द हो रहा है तो वो अपनी मुट्ठी भींच के बिल्कुल मुट्ठी बंद कर लेगा और फिर वो रोना शुरू करेगा, तो आपको समझ में आ जाता है कि जब उसके पेट में दर्द हो रहा है, या फिर वो मतलब मरोड़ी बिल्कुल ऐसे पेट अपना वो कर रहा है, घुमा रहा है, बार बार अपने हाथ पैर फेंक रहा है, तो हो सकता है कहीं उसको गैस्ट्राइटिस, गैस बन रही होगी पेट में दूध ना पचने की वजह से। तब उसको कंधे पे लेके ढकार दिलवाएंगे तो शायद उसकी चीज़ें वहाँ से भी सिंप्लीफाई होने लग जाएंगी। तो वो मदर को धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है, जैसे ही वो अडाप्ट करती है चीज़ों को। थोड़ा टाइम उसको भी नो डाउट लगता है, बट फिर वो उनको अडाप्ट कर लेती है। ओके मैम, एक हमारी मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उन्हीं की तरफ से आया है, टमी को कैसे कम करें आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होती है कि अब मैं मोटी दिखने लगी हूँ, अब मेरा वेट बढ़ गया है, तो वो चीज़ हम कैसे करें? 6 महीने तक तो हमारा ऑलमोस्ट जापा वाला फेज रहता है।
उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि हाँ मदर्स को लगता है कि नहीं हम लोग सब कुछ खा सकते हैं, तो सब कुछ खाने में वो क्या है कि बहुत ज्यादा जंक का इंटेक कर लेती है। होम कुक फूड जो होता है वो टोटली अवॉइड हो जाता है, क्योंकि वो जो जापे का रहता है ना फेस, उसके बाद इरिटेशन जो होती है वो फिर पूरा जंक पे निकलती है इंडियन मदर्स के द्वारा। तो उससे बेटर है कि आप धीरे धीरे, अगर आपको कोई खाना है बाहर का तो वंस इन अ वाइल चलता है, जैसे एक कोई आपने कुछ भी जैसे मोमोज खाना तो 1-2 पीस ले लिया, नूडल्स खाना है तो 1/4 उसका ले लिया। उसके बाद आप बाकी डाइट जो है घर की हाई प्रोटीन डाइट रखो, जैसे घर का सबसे सिंपल है मूंग की दाल। जितना आप मूंग की दाल खाओगे और दोपहर में सैलेड्स खाओगे तो अपने आप आपका वेट शेड होना शुरू हो जाएगा, बिना किसी वेट लॉस को स्टार्ट करे भी चीजें मैनेज हो जाती हैं। दूसरी रही बात टमी की, तो टमी के लिए तो एक्सरसाइज ही करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन था या नहीं तो वो चीज़ें उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करती हैं। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक रहा है आपका तो 1.5 महीने के बाद आप वापस अपनी चीज़ें रिज्यूम कर सकते हैं। ओके। तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होता। आप योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा जैसे हफ्ता 10 दिन रुक के आप स्टार्ट कर सकते हैं। 10-15 मिनट बैठ गए आप शांति में तो मेडिटेट कर लिया, बट उस टाइम पे कोई एक्सर्शन नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे ब्लीडिंग फेज रहता है। तो 40 दिन का जो हमारा पीरियड है जापे का, तो मतलब उसमें ये है कि प्रॉपर रेस्ट है। जैसे हमारा पहले होता था, पहले के जमाने में कि प्रॉपर रेस्ट होता था, कुछ नहीं करना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, तो वो 40 दिन जो होते हैं आपके, वो 40 साल को डिफाइन कर देते हैं एज अ मदरहुड। ओके मैम, अब लास्ट क्वेश्चन मैं बेबी के लिए पूछना चाहूँगी, हम उसके लिए सेफ इन्वायरमेंट कैसे रखें? मतलब उसकी सोने की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आसपास का इन्वायरमेंट, रूम का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, और साथ ही हमारे जो मेहमान आते हैं खुशी जताते हैं कि हमारे बेबी हुआ है, उस समय वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बेबी को ले लेते हैं, डोंट नो कि उन्होंने हैंड वॉश किए कि नहीं, या थोड़ा वायरल इन्फेक्शन वगैरह से वो पीड़ित ना हो, तो उस समय हमें कैसे उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि जो भी आता है उसको बच्चे को उठा ही लेता है वो गोदी में, तो मदर के पास ही आप सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें, ताकि जो भी आए पहले अपना एक बार हैंड सैनिटाइज कर ले, उसके बाद फिर वो अपना बच्चे को होल्ड कर सकते हैं। किसिंग बिल्कुल अवॉइड करवा दें, बिल्कुल स्पेशली मना कर दें कि नहीं, क्योंकि उससे डिजीजेस जो बाद में स्प्रेड होती हैं, बच्चे को इन्फेक्शन होता है या रैशेज होने शुरू हो जाते हैं, तो उससे बेटर है कि मतलब अवॉइड ही करवाएं आप उसको ना। और जो भी जिसका भी लिप टच होगा बच्चे के पास, फिर अगेन दूसरा टच होगा, तीसरा टच होगा, तो वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा। बिल्कुल मैम, वही हमारी जो मदर्स हैं जो इस प्रोग्राम को भी देख रही हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, एक बार उनके लिए बता दीजिए। बिल्कुल, ऐसा कुछ भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरफ जाना है। अपना डाइट पे आप फोकस करिए, वेट लॉस आपका अपने आप होना शुरू हो जाता है। आप अपने घर का ही बना हुआ खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी को इंक्लूड करें, दाल को इंक्लूड करें शाम की डाइट में, दोपहर में आप सैलड ले लें, छाछ ले लें, तो उससे ही आपका वेट जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप 3 चपाती खाते हैं तो उसकी जगह आप 2 कर दें, सब्जी को डबल कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है वो वहाँ से जाना शुरू होगा। ये बहुत ज़्यादा लेके ना बैठी कि मुझे ही बच्चे को लेना है, मुझे ही बच्चे को फीड करवाना है। फीड करवा के उसको साइड में अपने रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, उनको पकड़ा दीजिए, तो इतना दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको स्टिचेस पे जोर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको बैक पेन का इशू नहीं रहेगा, बाद में कमर में दर्द नहीं रहेगा आपको ना। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया। और मेरे श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी छोटी सी नन्ही सी जान को संभालना एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है, जिसको आपको जिम्मेदारी से संभालना होगा और एक हंसी खुशी वाला माहौल रखना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि बच्चे के साथ हमें किस तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए, तो आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें और बाकी जो बड़े हैं उनसे कंसल्ट करें। अपने आप से कोई कदम ना ले, तभी बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और आपका भी घर खुशहाल रहेगा। अभी मैं यानी आरजे याशी सेहत सही लाभ के इस कार्यक्रम से आप सभी से इजाजत लेती हूँ। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए रेडियो नारद सुनते रहिए और मुझे यानी आरजे याशी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।